फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल या लॉ के बारे में बताऊंगी। इसे हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम के नाम से भी जानते हैं। हार्डी-वेनबर्ग लॉ एक ऐसा लॉ था जो 1908 में हार्डी एक साइंटिस्ट और दूसरे साइंटिस्ट वेनबर्ग ने जो इकट्ठे मिलकर ये लॉ को तैयार किया था और आज ही जेनेटिक्स के इम्पॉर्टेंट लॉज में से एक लॉ है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने एक क्रोमोसोम ले लिया, ठीक है। अब क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स लगे होते हैं कितने सारे, उनमें से मैं एक जीन की बात करूंगी। अब एक जीन की अकॉर्डिंग टू मैंडल्स लॉ दो अलील्स होती हैं, ठीक है। अब इन अलील्स को हम क्या बोलते हैं, मतलब एक जीन की दो फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। तो उसी तरह मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर एक्स जीन ले ली, जिसकी दो अलील्स कौन सी रख ली मैंने, एक रखी पी, दूसरी रखी क्यू, ठीक है। ये इसकी दो फॉर्म्स हैं। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हम एक जीन जो कि स्किन कलर के लिए है और उसकी दो अलील्स मतलब उसकी दो फॉर्म्स कौन सी होंगी, वाइट और ब्लैक, एक अलील होगी वाइट के लिए, दूसरी होगी ब्लैक के लिए, ठीक है। सो इसी तरह हम जो है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल की बात करेंगे कि उन्होंने क्या बोला, इफ द फ्रिक्वेंसी जो अलीलिक फ्रिक्वेंसी है या जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी है विल ऑलवेज रिमेन सेम इफ देयर इज नो एवोल्यूशनरी फैक्टर। अब एवोल्यूशनरी फैक्टर का यहाँ पर मतलब जो है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले एवोल्यूशन कोई भी नहीं होगा, जैसे जो रैंडम मीटिंग है वो भी नहीं होगी। सेकेंडली जो सिलेक्शन है वो भी नहीं होगी। थर्डली क्या होगा कि जो म्यूटेशन है वो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो म्यूटेशन है इज़ अ बिग सोर्स ऑफ जेनेटिक जो वेरिएबिलिटी है उसका बिग सोर्स है, ठीक है। तो म्यूटेशन भी नहीं होगी, इवोल्यूशनरी फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। और यहाँ पर अब मैं बताऊंगी कि हम हार्डी-वेनबर्ग लॉ के बारे में कैसे इसको स्टडी करेंगे। एक जीन अगर इसमें एवोल्यूशनरी फैक्टर नहीं आ रहा, इस जीन में इसकी दो अलील्स हैं, तो ये पी मैंने यहाँ पर ले ली डोमिनेंट अलील और क्यू को कंसीडर कर लिया रिसेसिव वन, ठीक है। पी इज अ डोमिनेंट अलील एंड क्यू इज कंसीडर एज अ रिसेसिव वन, ठीक है। तो अब मैं इसकी अगर एवोल्यूशनरी फैक्टर नहीं हो रहा है देन दिस मीन्स दैट पी प्लस क्यू दोनों ही हमारे पास क्या है, दोनों ही हमारे पास अलील्स हैं, विल ऑलवेज रिमेन सेम, विल ऑलवेज इक्वल्स टू वन। तो वन की यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑलवेज कांस्टेंट, वन इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा ये था, अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे यहाँ पर, दैट p प्लस क्यू का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पर वन का भी होल स्क्वायर कर लिया, ठीक है, मतलब होल स्क्वायरिंग करेंगे टूवर्ड्स द बोथ साइड्स, ठीक है। तो वन का स्क्वायर किया तो कितना आ गया हमारे पास, ऑलरेडी वन ही आया। देन p प्लस क्यू का स्क्वायर किया तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, अब मैं वो यहाँ पे बताऊंगी। p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन का होल स्क्वायर, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। सो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू मैथ्स क्या है, इसका रूल क्या बना हुआ है, दैट दिस मीन्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इक्वल्स टू वन। ये आ गया, जैसे कि हम लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। तो उसी तरह हमने यहाँ पर इसका क्या किया, खोला, जब स्क्वायर खोला तो ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, टू पी क्यू आ गया इक्वल्स टू वन के। तो ये हमारे क्या आ जाएगा, हमारे पास होमोजाइगस है, ठीक है। तो होमोजाइगस डोमिनेंट आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मैंने पी की वैल्यू थी, जो पी एलील था उसको मैंने कंसीडर किया था एज अ डोमिनेंट एंड वेयर एज क्यू को मैंने कंसीडर किया था एज अ रिसेसिव। तो हमारे पास ये आ जाएगी होमोजाइगस डोमिनेंट अलील, ठीक है। और वेयर एज हमारे पास क्यू क्या आ जाएगी, होमोजाइगस रिसेसिव वन, ठीक है। और हमारे पास अब वैल्यू है टू पी क्यू, तो ये क्या है, इसमें p एक अलील है और सेकेंड वाली q एक अलग अलील है, तो ये क्या आ जाएगी, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि हम p की बात करेंगे क्योंकि वो एज अ डोमिनेंसी शो कर रही है, तो यहाँ पे आ जाएगी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो हमारे पास इस तरह की जो थी हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन, या हम इसे लॉ भी बोल सकते हैं, ये आया था। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस जो लॉ में हमने कौन से ऐसे एवोल्यूशनरी फैक्टर्स थे जिनको कंसीडर किया था। तो फर्स्ट वन थी देयर इज नो रैंडम मीटिंग, नो मीटिंग, तो कोई भी मीटिंग जो नहीं होगी, अगर रैंडमली मीटिंग होगी तो ज़्यादा चांसेस है वेरिएशंस आने के, तो यहाँ पर हमने रैंडम मीटिंग को कंसीडर नहीं किया था, यहाँ पर रैंडम मीटिंग नहीं होगी। सेकेंड वन थी नो सिलेक्शन, देयर इज नो
सिलेक्शन, तो सिलेक्शन भी क्या नहीं होगी, ठीक है। थर्ड वन थी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर इज नो म्यूटेशन, तो यहाँ पर जो म्यूटेशन है वो भी नहीं होगी। म्यूटेशन क्या है, सर्टेन हेरिटेबल चेंजेस विच लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशंस, तो म्यूटेशन भी नहीं होगी। नेक्स्ट कौन सी थी, इमिग्रेशन, तो इमिग्रेशन का मतलब क्या है, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री जो माइग्रेट करते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर नहीं होगी। तो ये फैक्टर्स थे, एवोल्यूशनरी फैक्टर्स थे। और नेक्स्ट कौन सी थी, फिफ्थ वन कौन सी थी, जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट भी जो है वो नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स थे ये जब नहीं होंगे तभी जो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल है वो वैलिड होगा, बट रियलिटी में दिस अकर्स नो, रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि रियलिटी में तो एवोल्यूशन होना ही होना होता है, और रियलिटी में सिलेक्शन भी होती है, मेटिंग भी होती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी होती है, म्यूटेशंस तो रेगुलर होंगी ही होंगी, ठीक है। कभी कभी ऐसा म्यूटेशन दिखती हैं, कभी जो है वो नहीं दिखती हैं, तो डैट डजेंट मैटर, बट ऐसा तो रियलिटी में नहीं होता ना, तो ये फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो हमारा जो हार्डी वेनबर्ग लॉ था वो किस काम का हुआ, तो हार्डी वेनबर्ग लॉ का एक काम ये था कि मेनली इस लॉ को इसलिए बनाया गया था ताकि हम जो है देख सके तो कि जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है किसी पॉपुलेशन की, ठीक है, वो कितनी होती है। अब एक चीज़ मैंने यहाँ पे रह गई कि वो ये थी, सिक्स्थ फैक्टर आएगा लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन में बात की थी, होते हैं ना, इसको हम एज अ बेंचमार्क यूज़ कर लेते हैं, जो वेरिएशंस आई होती हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं, तो हमें इससे पता लग जाता है कि कितनी किसी पॉपुलेशन में जो वेरिएशंस हैं वो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड आई हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में बताया। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। सो